अरे भाई रुको। एक रहस्यमयी शख्स, एक तगड़ा आदमी जो अच्छी ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, वो आराम से एयर ट्रांसपोर्ट से बाहर निकला। देखो, उसके सिंपल दिखने पर मत जाना, वो बिल्कुल एवरेज लगता है। एक पतला सा शख्स जिसको तुम भीड़ में कभी नहीं पहचान पाओगे, लेकिन उसकी आंखें देखो, वो बयान करती हैं कि उसके पास कितनी ज्यादा पावर है। एक पूरे कॉस्मिक वॉइड की तरह गहरी और अनंत लग रही हैं। जैसे ही ये शख्स जमीन पर कदम रखा, सबकी गर्दन तुरंत उसकी तरफ घूम गई। लोग सच में गिर गए थे, एक दबाने वाला ऑरा महसूस कर रहे थे, और वो सच में लॉजिस्टिक्स बेस्ड सिक्योरिटी टीम को बुलाने की सोच रहे थे। यार, उस ओपी रैंकर को एहसास हुआ कि वो एक सीन क्रिएट कर रहा है, और तुम देखते हो कि वो हल्का सा शर्मा रहा है इतनी अटेंशन से। वो चुपके से काम करना चाहता है। ये आदमी नहीं चाहता कि आम जनता को उसके काम के बारे में पता चले। एक सिंपल सोच के साथ उसने अपना हाथ उठाया और एक जबरदस्त रियलिटी बेंडिंग पावर छोड़ दी। बस ऐसे ही हकीकत बदल गई, वक्त पूरा रुक गया और उस भरी हुई जगह पर अजीब घोर सन्नाटा छा गया। फिर जितनी जल्दी वो गायब हुआ था, उतनी ही जल्दी आवाजों का नॉर्मल शोर शराबा वापस आ गया। भीड़ ने फिर से अपनी बातें शुरू कर दी। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनकी बात को अभी एक ओपी एबिलिटी यूजर ने रोक दिया था। सबसे जरूरी बात, किसी ने भी एयरक्राफ्ट या उस आदमी की तरफ दोबारा नहीं देखा जिसने अभी ये टेम्पोरल स्टॉप किया था। कसम से ये इलीट मास्किंग है। अब वो ब्लैक कपड़ों वाला आदमी, जिसको कोई नहीं देख रहा, वो सीधा मेन सप्लाई डिपो की तरफ चल दिया। जो लोग उससे टकराने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अजीब तरीके से अपने आप बड़े आराम से उसके रास्ते से हट जा रहे थे। इधर लॉजिस्टिक्स बेस में 4th फ्लोर वाले वेटिंग हॉल को एक टेम्पररी हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है। यहाँ उन बदनाम चर्च ऑफ डेस्टिनी के कट्टरपंथियों को रखा गया है, और उनका बहुत ही जिद्दी आर्च बिशप भी वहीं है। मुझे तुरंत छोड़ दो, आर्च बिशप चीखता है। बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है उसको। देवता तुम्हें इतनी आसानी से आने वाले बदले से बचने नहीं देंगे। महान लॉर्ड गॉड जरूर अपने विश्वास पात्र भक्तों को इस पाप से बचाएंगे। तुम हमारी पक्की पक्की भीड़ से एक भी काम की इंटेल नहीं निकाल पाओगे। आर्च बिशप गुस्से में इधर उधर हाथ पैर मार रहा है और पूरी हिस्टीरिया की स्टेट में ये बेकार धमकियां दे रहा है। लेकिन लिंग वांग की एब्सोल्यूट स्पेशल एबिलिटीज के नीचे उनकी ये सारी नटकिया कोशिशें बिल्कुल बेमतलब है। वो सुसाइड करने के लिए एबिलिटीज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे वो शहीद बनने से रुक गए हैं। सारे कैदी बस वहीं खड़े हैं, लाचारी के उबलते हुए गुस्से से भरे हुए। इस हाई सिक्योरिटी 4th फ्लोर हॉल के अंदर हमें 3 वाइस प्रिंसिपल्स लिंग श्वांग, शू पिंग और जोंग मो के साथ पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के लोग भी मिलते हैं। इंटरोगेशन करने वाला मुख्य व्यक्ति ब्यूरो के इंटेलिजेंस डिवीजन का हेड है, जो कि एक लेवल 5 साइकिक एबिलिटी यूजर है और 40 साल का है। वो पूरा पसीने में भीगा हुआ है जब वो लिंग श्वांग और दूसरों को ये परेशान करने वाली सिचुएशन बताता है। ये चर्च ऑफ डेस्टिनी के बहके हुए लोग बहुत जिद्दी हैं। कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन निकालने में हम हार मान चुके हैं, वो दुखी होकर बोलता है। ठीक है, सबने सच में बहुत मेहनत की है। लिंग वांग लंबी सांस लेती है, थोड़ा फ्राउन करते हुए कि आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उसने सिक्योरिटी ब्यूरो के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को हाथ हिलाकर छुट्टी दे दी और कहा कि वो ब्रेक ले ले। लिंग वांग ने चर्च ऑफ डेस्टिनी के लोगों के साथ मुश्किल इंटेरोगेशन प्रोसेस के लिए खुद को दिमागी तौर पर तैयार किया था, लेकिन उसने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि इतने हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी पूरी तरह से हार जाएंगे। तुम लोग सच में सिर्फ नालायकों का झुंड हो। आर्च बिशप होल्डिंग एरिया के अंदर से जोर से ताना मारता है। उसके अजीब से एंड्रोजेनस फेस पर मजाक झलकता है जब वो उन्हें ताना मारता रहता है। लिंग वांग और दूसरे सब ग्रैंड मास्टर लेवल एक्सपर्ट्स हैं, तो जाहिर सी बात है वो ऐसी बचकानी हरकतों पर अपना आपा नहीं खोने वाले थे। वाइस प्रिंसिपल जांग मो बोलता है, सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान होते हुए, अगर स्पेशलाइज्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी फेल हो गए तो लगता है हमारा एक ही ऑप्शन है कि हम किसी बड़े अथॉरिटी वाले का इंतजार करें। चिंता मत करो, लिंग वांग अपने हमेशा वाले शांत कंपोजर में जवाब देती है। जो स्पेशलाइज्ड पर्सनल वो भेज रहे हैं वो जल्दी ही यहाँ पहुंचने वाले हैं। 4 आवर्स पहले वो इंसिडेंट की पूरी डिटेल रिपोर्ट सीधा गवर्नमेंट के सबसे बड़े लेवल्स तक भेज चुकी थी। अचानक दूर के कॉरिडोर में पुख्ता भारी कदमों की आवाज गूंजती है जो तेजी से पास आ रही है। बिल्कुल उसी वक्त एक हल्का लेकिन बहुत ज्यादा दबाने वाला प्रेशर तुरंत पूरे एरिया को ढांप लेता है। लिंग श्वांग और बाकी 2 वाइस प्रिंसिपल्स का बर्ताव तुरंत बदल जाता है। तीनों ग्रैंड मास्टर्स तुरंत अपना पूरा ध्यान हॉल के एंट्रेंस की तरफ घुमाते हैं। मुझे माफ करना कि मैंने सबको इंतजार करवाया, एक आवाज आती है जिसमें हल्की सी मजेदार हंसी छिपी हुई है। ये वही ब्लैक कपड़ों वाला आदमी है जो पहले आया था और अब रूम में कदम रखता है। इस शख्स को पहचानते ही लिंग वांग और दूसरे तुरंत आदर से झुककर सलामी देते हैं। डायरेक्टर लू, हमें सच में नहीं लगा था कि आप इस मामले को पर्सनली देखेंगे, वो मानते हैं। ये है लू यूसान, एक रैंकर जिसके पास A- रैंक्ड मेंटल एबिलिटी है। क्या जबरदस्त ओपी स्टेटस है। लू यूसान हल्का सा मुस्कुराता है और हाथ से उनकी चिंता को हटा देता है। चर्च ऑफ डेस्टिनी 60 साल से ज्यादा वक्त के बाद फिर से सामने आया है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मैं आकर खुद ही इस थ्रेट को संभालूं। लिंग श्वांग और दूसरे ये बड़ी घोषणा सुनकर एक साथ चैन की सांस लेते हैं।
ये आदमी पूरे महान शाह किंगडम के गिनती के कुछ 9th रैंक्ड मार्शल सेंट्स में से एक है, जिसके पास बहुत बड़ी अथॉरिटी और एक ऊंचा पद है। यार, अब जब इतना जोरदार पावरफुल फिगर इंचार्ज है तो उन्हें चर्च ऑफ डेस्टिनी के अंधेरे में छिपे रहने की दिक्कत नहीं है। लू युसान सीधा आर्च बिशप के पास जाता है और शांति से सीधा सवाल पूछता है, क्या तुम सच में इस चर्च ऑफ डेस्टिनी के मुख्य लीडर हो? वो पूछता है। उसकी आवाज एक जैसी रहती है। जैसे ही वो बोलता है, वो तुरंत अपनी माइंड कंट्रोलिंग सुपरनैचुरल एबिलिटी चालू कर देता है। आर्च बिशप, जो कुछ वक्त पहले तक बहुत जिद्दी और चुप था, अब ऐसे बोलता है जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। नहीं, मैं बस एक आर्च बिशप हूं, वो जवाब देता है, मेंटल पावर से मैनिपुलेट किया हुआ। इस खास ऑपरेशन का असली गोल क्या था? लू युसान तेजी से सवाल पूछना जारी रखता है। 3 बड़े अकेडमीज के सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मार देना और चर्च ऑफ डेस्टिनी के होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना। क्या तुमने किसी और बड़े यूनिवर्सिटीज में भी स्लीपर एजेंट्स प्लांट किए थे? तुम कितने अंडरकवर एजेंट्स लगाने में मैनेज कर पाए? नहीं, सिर्फ जिनचुंग यूनिवर्सिटी में, आर्च बिशप रोबोटिकली जवाब देता है। दोनों कुछ वक्त तक सवाल और एकदम सही जवाब की ये तेज सिलसिला जारी रखते हैं। लेकिन जब लू युसान बहुत जरूरी सवाल पूछता है, जैसे चर्च ऑफ डेस्टिनी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कहाँ हैं या असली ऑर्गेनाइजेशनल लीडर कौन है, तो आर्च बिशप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो हकलाने लगता है और ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाता। पता चला कि उसकी जरूरी यादें दूसरी हाई लेवल एबिलिटीज से छेड़छाड़ करके बदल दी गई थीं। इसका मतलब था कि वो फिजिकली सबसे जरूरी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बताने में केपेबल ही नहीं था। 10 मिनट से ज्यादा डिटेल्स के लिए जोर डालने के बाद लू युसान को रियलाइज हुआ कि आर्च बिशप के उलझे हुए दिमाग से अब और कोई काम का डेटा नहीं निकल सकता। उसने ना चाहते हुए भी वो तेज इंटरोगेशन रोक दी। फिर भी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उनको मिली थी, उसके हिसाब से चर्च ऑफ डेस्टिनी का ये अभी सामने आना उस सेक्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। कसम से इस इंसिडेंट के पीछे एक बहुत बड़ी और ज्यादा खतरनाक कंस्पिरेसी छिपे हुए है, और जो असली मास्टरमाइंड्स ये सब कंट्रोल कर रहे हैं, वो जल्द ही अपना अगला कदम उठाने की तैयारी में होंगे। गहराई से सोचने के लिए एक मोमेंट लेने के बाद लू युसान अपना डिसीजन अनाउंस करता है, यार, मैं ये सारी जानकारी नेशनल सुप्रीम काउंसिल तक खुद पहुंचाऊंगा ताकि तुरंत इस पर विचार विमर्श हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि चर्च ऑफ डेस्टिनी के खिलाफ जल्द ही बड़े असरदार उपाय, काउंटर मेजर्स अनाउंस किए जाएंगे। लिंग शुआंग और बाकी 2 वाइस प्रिंसिपल्स ने बात समझ ली और एक साथ सर हिलाकर सहमत हो गए। देखो, जितनी जासूसी जानकारी हमने जमा की है, उसके मुताबिक अब ये ऑपरेशन आगे बहुत आसानी से बढ़ना चाहिए। तो चर्च ऑफ डेस्टिनी वाला ये उलझा हुआ मामला अब यहाँ खत्म होता है और अब हम अपना ध्यान अपने नायक शू जिंग की तेजी से बढ़ती पावर कर्व पर लगाते हैं। लू युसान ने लिंग शुआंग की तरफ देखा। वो साफ तौर पर एमसी को ढूंढ रहा था। प्रिंसिपल लिंग, शू जिंग कहाँ है? मुझे उससे तुरंत मिलना है। उसी शाम करीब 7 बजे शू जिंगमिंग को वाइस प्रिंसिपल लिंग वांग का एक जरूरी इंस्ट्रक्शन कॉल आया, जिसमें उसे टेम्पररी ऑफिस लोकेशन में बुलाया गया था। प्रिंसिपल, मैं आ गया हूँ, जैसा आपने बोला था। जैसे ही शू जिंगमिंग टेम्पररी जगह में अंदर आया, ऑफिस का दरवाजा शान से खुल गया। अजीब बात यह थी कि लिंग वांग अपनी डेस्क पर नहीं बैठी थी, बल्कि वो बड़े आराम से सोफा पर बैठी थी, जो कि कम ही दिखता है। शू जिंगपिंग को अंदर आते देखकर लिंग शुआंग ने हल्का सा सर हिलाया और धीमी आवाज में उसे बुलाया, कृपया यहाँ बैठ जाओ। ये बात सुनकर शू जिंगमिंग ने शिष्टतार से उनकी बात मानी और वाइस प्रिंसिपल लिंग शुआंग के ठीक बगल में सोफा पर बैठ गया। लिंग शुआंग ने फॉर्मेलिटी से शुरू किया, मुझे इंट्रोडक्शंस करने दो। ये है श्री लू युसान, ग्रेट शाह किंगडम की नेशनल असेंबली के एक बहुत ही खास और शक्तिशाली सदस्य। हेलो शू जिंग। उस आदमी ने पूरे शांत भाव से उसका अभिनंदन किया। उस शांत और स्थिर आवाज को सुनकर शू जिंग को तुरंत एहसास हुआ कि कमरे में एक और हाई लेवल का व्यक्ति मौजूद था, जिसका पता उसे अंदर आते वक्त बिल्कुल नहीं चला था। यह आदमी एक अधेड़ उम्र का, करीब 40 साल का वेटरन लग रहा था, जो पूरा का पूरा काले रंग के कपड़ों में था और शांति की एक खास ऑरा दे रहा था। जब इस आदमी की नज़र शू जिंग पर टिकी तो वो इतनी ज़्यादा विशाल और गहरी लगी, जैसे वो एक घूमते हुए तारों से भरे नेबुला को सीधे देख रहा हो। अरे भाई, शू जिंग को अचानक लगा कि उसके आसपास के सारे सेंसरी इनपुट गायब हो गए हैं और उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस डराने वाले शख्स पर चला गया। ये रहस्यमयी काले कपड़ों वाला आदमी एक अद्भुत शक्तिशाली भगवान जैसा लग रहा था, जिसकी वजह से शू जिंग की खुद की चेतना तुरंत डगमगाने लगी और वो बेहोशी में डूबने लगा। रुको, यहाँ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। शू जिंगपिंग का शांत चेहरा टूट गया और उसकी जगह तेजी से बढ़ती बेचैनी आ गई। क्रैक क्रैकल। इस आवाज के साथ ही एक बहुत तेज, जमीन हिला देने वाली गर्जना आई। एक तेज चमकदार सुनहरी लाइटनिंग की लहर जोर से निकली और तेजी से हमारे एमसी के शरीर के चारों तरफ घूमने लगी। अपनी ओपी पावर्स के एक्टिवेट होने की वजह से शू जिंग की डूबती हुई चेतना तुरंत ठीक हो गई और वो होशियार हो गया। उसने गहरी सांस ली और उस आदमी की असली शक्ति देखकर वो अंदर ही अंदर हैरान रह गया। ग्रेट शॉ किंगडम की नेशनल असेंबली में सीट सिर्फ उन्हीं सबसे शक्तिशाली लोगों को मिलती है जो 9th रैंक्ड मार्शल सेंट्स होते हैं। इससे पहले वो मार्शल सेंट्स के बारे में सिर्फ इंटरनेट फोरम्स और न्यूज़ रिपोर्ट से जानता था। यार, हैरानी की बात यह है कि ऐसे हाई लेवल रैंकर के साथ अपनी पहली मुलाकात में ही उसके सिर्फ एक आम नज़र डाल देने से ही शू जिंग लगभग पूरा शटडाउन होने वाला था।
शूजिंग का शक्तिशाली और तुरंत रिएक्शन देखकर लू यूसान ने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, बिल्कुल बुरा नहीं है। बहुत कम स्टैंडर्ड लेवल 3 एबिलिटी यूजर्स ही मेरी नज़र के प्रेशर को ठीक से झेल पाते हैं। शूजिंग, तुम्हारा व्यक्तिगत विल पावर सच में असाधारण और काफ़ी मजबूत है। वाइस प्रिंसिपल लिंग श्वांग में तुम्हारी इस अनयूजुअल सिचुएशन के बारे में मुझे पहले ही पूरी जानकारी दे दी है। एस रैंक एबिलिटी जरूर रेयर है, लेकिन इंसानियत में फिर भी हर साल 3 या 4 ऐसे लोग अर्थ पर नए अवेकन होते हैं। लेकिन सल्फ्यूरिक मोनोसल्फाइड रैंक्ड, वो तो रैरिटी का एक अलग ही लेवल है। कसम से 200 साल पहले एलिमेंटल एनर्जी का बड़ा उछाल आने के बाद से पूरी इंसानियत में 50 से भी कम लोग ऑफिशियली रिकॉर्ड किए गए हैं जिनको सल्फ्यूरिक मोनोसल्फाइड रैंक्ड सुपरनैचुरल एबिलिटीज मिली हैं। दुख की बात है, उनमें से ज्यादातर अपनी पीक पोटेंशियल तक पहुंचने से पहले ही मर गए, और जो जिंदा बचे वो इंसानी ताकतों के सच्चे एलीट बन गए। लू यूसान ने अपनी गंभीर नजर शू जिंगमिंग पर टिकाई और जानबूझकर धीरे बोला, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही तुम उन रैंक्स में शामिल हो जाओगे और उनमें से एक बनोगे। हम असेंबली तुम्हें अपना पूरा और पक्का सपोर्ट देने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, हमें ये याद रखना होगा कि नाजुक ग्रीन हाउस में उगाए गए फूल कितने भी शानदार क्यों ना दिखें, वो बाहर के तूफानों की मार कभी नहीं झेल सकते। तो इसलिए जरूरी रिसोर्सेज देने के अलावा हम तुम्हारी इस तेज ग्रोथ फेज के दौरान तुम्हारी सुरक्षा या मदद के लिए कोई भी शक्तिशाली प्रोटेक्टिव फिगर्स नहीं भेजेंगे। इस जरूरी मोड पर लू यूसान की आंखों में एक तेज चमक आई और एक 9th रैंक एबिलिटी यूजर का जबरदस्त दौरा तेजी से बाहर निकल पड़ा। मैं अभी तुम्हें एक पर्सनलाइज्ड सोल इम्प्रिंट देने जा रहा हूँ। जैसे ही उसने ये अनाउंस किया, उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली में एक हल्के नीले रंग का चमकदार फॉर्मेशन बनाया जो एक पिंग पोंग बॉल जितना था। शूजिंग, अब मेरे पास आओ। ये देखकर कि वाइस प्रिंसिपल लिंग वांग ने कोई आपत्ति नहीं की या उसे रोकने की कोशिश नहीं की, शू जिंगपिंग जरूरी कदम आगे बढ़ाया। बज़, लू यूसान के हाथ से हल्के नीले रंग की एक एनर्जी स्ट्रीक तुरंत निकली और बिना किसी रुकावट के शूजिंग के माथे में गायब हो गई। साफ दिख रहा था कि इम्प्रिंट बनाने के बाद लू यूसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। उसे अपनी खड़े होने की पोजीशन बरकरार रखने में भी हल्की सी दिक्कत हो रही थी। ये सोल इम्प्रिंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सल्फ्यूरिक मोनोसल्फाइड रैंक की मेंटल कॉम्बैट टेक्निक है जिसे मैंने खुद कई दशकों में डेवलप किया था और मैंने इसे अभी तुम्हारे ऊपर लागू किया है। आज से कोई भी तुम्हारे विचारों या गहरी यादों को ज़बरदस्ती प्रोब नहीं कर पाएगा और ना ही नाजायज़ तरीके से पढ़ पाएगा। मुझ जैसे एलाइट पावर ब्रोकर को भी इस प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शूजिंग को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया था कि उसे कितना बड़ा फ़ायदा मुफ्त में मिला है, लेकिन लू यूसान को उसके बाद इतना थकावट में देखकर वो तुरंत समझ गया कि उसे मिली ये नई चीज़ बहुत ही कीमती है और उसने तुरंत बहुत ज़्यादा इज्जत से शुक्रिया अदा किया। लू यूसान ने हाथ हिलाते हुए बोला, इतने ज़्यादा शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। ये नेशनल असेंबली द्वारा लिया गया एक सर्वसम्मति यूनानिमस सामूहिक फैसला था। जब तुम फ्यूचर में ज़रूर ही पावर की हाई पोजीशन पर पहुंचोगे तो बस ग्रेट शॉ किंगडम को उसके दुश्मनों को ख़त्म करने में मदद करना। इसी वक्त लिंग श्वांग धीरे से शूजिंग को सिचुएशन और समझाने के लिए आगे आई। उसने समझाया, तुम्हारी यादों को एक मजबूत डिफेंसिव लेयर से बचाने के अलावा ये खास सोल इम्प्रिंट एक ऐसा डिफेंसिव सीक्रेट है जिसके लिए 8th रैंक्ड पावर हाउसेस भी खून करने को तैयार हो जाते, फिर भी ये तुम्हें पूरी तरह मुफ्त में मिल गया है। शू जिंगपिंग ने कॉन्फिडेंस स्माइल दी और अपने खास अंदाज में जवाब दिया, तो ये इसलिए होगा क्योंकि मैं मैडो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अनडिस्प्यूटेड टॉप स्टूडेंट हूँ। मैडो यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट? हाँ, अरे भाई तुम तो काफ़ी घमंडी नौजवान हो, लिंग श्वांग ने कहा। हालांकि उसे उसका ये कॉन्फिडेंस पसंद आया। यद्यपि उसकी बातों में हल्की सी आलोचना थी, लेकिन उसने उसके दावे को झुटलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। वैसे अगले साल अप्रैल में नेशनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टूर्नामेंट होने वाला है। तुम्हारी अभी की तेज़ बढ़ती एबिलिटीज़ को देखते हुए तुम हमारी मैडो यूनिवर्सिटी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पावर हाउस के तौर पर पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड हो। शू जिंगपिंग थोड़ा रुकता है, कुछ बार पलके झपकाता है और फिर हल्के से याद दिलाता है, वाइस प्रिंसिपल, क्या आप कोई ज़रूरी बात भूल रहे हैं? मैं तो अभी सिर्फ एक फ्रेशमैन हूँ। लिंग वांग ने हल्की सी आईब्रो ऊपर की। बिल्कुल भी डर नहीं था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम सिर्फ एक फ्रेशमैन हो? तुम्हारे करंट इतने खतरनाक पावर लेवल के साथ किसी भी दुश्मन के लिए, चाहे वो कितने भी एक्सपीरियंस्ड सीनियर्स हों, तुम्हें हराना बेहद मुश्किल होगा। और देखो, अभी तो सिर्फ दिसंबर का महीना है। अगले साल अप्रैल आने तक अभी भी कितने लंबे महीने बाकी हैं। इतने ज्यादा वक्त में क्या कोई शक है कि तुम्हारी जबरदस्त ताकत और तेजी से बेहतर नहीं होगी? हम अगले साल के बड़े यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में तुम्हारे लिए एक गारंटीड स्पॉट ऑफिशियली रिजर्व कर देंगे। यार, ये चैलेंजिंग और एक्साइटिंग घोषणा सुनकर शूजिंग की उस वक्त की चिंता तुरंत एक तेज बढ़ते हुए लड़ने की भावना, फाइटिंग स्पिरिट से बदल गई। वो पूरा पंप्ड था, पूरे देश की यूनिवर्सिटीज के सबसे मजबूत स्टूडेंट रैंकर से टक्कर लेने का इंतजार कर रहा था। सिर्फ 3 छोटे दिन बाद शूजिंग मैडो यूनिवर्सिटी के कैंपस पर वापस आ गया, बाकी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स के साथ अंदर आता हुआ।
नए फ्रेशमैन एक के बाद एक निकल रहे थे। कुछ अजीब तरीके से अपना सामान घसीट रहे थे और कुछ अपने नए चमकते हुए हथियार दिखा रहे थे। फील्ड के बिल्कुल किनारे खड़ी होकर जैंग सुई ने खुशी से शू जिंगमिंग और तोंग शुयान को चिल्लाकर वेलकम किया। अरे भाई, भगवान का शुक्र है तुम लोग सुरक्षित वापस आ गए। ये देखकर कि वो दोनों पूरी तरह से ठीक थे और उन्हें कोई विजिबल बैटल डैमेज नहीं हुआ था, जैंग सुई ने आखिरकार अपनी रुकी हुई सांस छोड़ी। तोंग शुयान ने प्यारी सी मुस्कान दी और माना, कसम से ये सब तुम्हारी जबरदस्त असरदार मेडिसिन की वजह से हुआ है। उसके बिना हम उस डर भरे घोस्ट केव डंजन के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत में होते। जैंग सुई ने गर्व से अपनी छाती फुलाई। ऑफ कोर्स, उसके अलावा और कौन इतनी असरदार चीज बना सकता था। मैंने पहले ही सुपर एक्सक्लूसिव चिंग्याजू रेस्टोरेंट में एक बड़ी टेबल बुक करवा दी है, उसने अनाउंस किया। चलो अभी जाकर सेलिब्रेट करते हैं। शू जिंगमिंग ने मौके का फायदा उठाया और शरारती चमक के साथ पूछा, तो रुको, क्या आज रात हमें लेजेंडरी सिस्टर जैंग पार्टी दे रही हैं? ठीक है, हाँ मैं खरीद रही हूँ, उसने मान लिया। लेकिन रुको, क्या तुम वो रेयर फूल और जड़ी बूटियां वापस लाए जो मैंने खास तौर पर तुम्हें इकट्ठा करने को कहा था? एमसी ने कॉन्फिडेंस स्मग के साथ जवाब दिया। ओह, मैं जरूर लाया हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में लाया हूँ। बस मुझे पता नहीं कि तुम्हारा स्किल लेवल इतने सारे लूट को संभाल भी पाएगा या नहीं। वाइस प्रिंसिपल लिंगवांग ऊपर हवा में आराम से मंडरा रही थी, जो उनकी ओपी एबिलिटीज का एक मजबूत नजारा था। उन्होंने देखा कि एस रैंक का ये प्रोडिजी शू जिंग अपने नीचे 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ कैंपस छोड़ रहा है और उन्होंने हल्के से अपनी एक आईब्रो उठाई। अरे वाह, ये लड़का शू जिंग कसम से कैंपस का पूरा हार्ट थ्रॉब है ना? उसने सोचा कि मॉडर्न जेनेटिक थ्योरी के हिसाब से किसी व्यक्ति का सुपर नेचुरल एबिलिटी रैंक जितना ऊंचा होता है, उतना ही ज्यादा चांस होता है कि उनकी संतान को यूनिक और रेयर पावर्स विरासत में मिले। इस माने हुए साइंटिफिक फैक्ट की वजह से ग्रेट शॉ और बाकी सभी देशों में वो लोग जिनमें ए रैंक या उससे ज्यादा की एबिलिटीज थीं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उन्हें ऑफिशियली कई सारे जीवन साथी रखने की अनुमति थी। ये नया नेशनल पॉलिसी हाई लेवल एबिलिटीज वाले ताकतवर लोगों को अलायंस बनाने और जानबूझकर ऐसी संतान पैदा करने के लिए एनकरेज करता था जिसमें और भी ज्यादा मजबूत इनेट सुपरनैचुरल टैलेंट्स हों। इस मुश्किल सोशल डायनामिक के बारे में सोचते हुए लिंगवांग ने एक हल्की उदास सांस छोड़ी। एक जोरदार एस रैंक स्पेशल एबिलिटी यूजर होने के नाते अपने पूरे यूनिवर्सिटी करियर में उनके एज ग्रुप का कोई भी, चाहे लड़का हो या लड़की, उनकी लीग में नहीं था। इसीलिए ही तो वो अभी भी अपने 30s में सिंगल और फैब्युलस है। उनके सेलिब्रेटरी लंच के बाद शू जिंगमिंग ने वो सब अजीब चमकते हुए फूल और एक्सोटिक पौधे निकाले जो उसने इकट्ठा किए थे और उन्हें बड़े नाटकीय अंदाज में जैंग सुई के सामने पेश किया। कमरे के अंदर जैंग सुई पूरी तरह से हैरान थी। वो अजीब चमकते हुए पौधों के ढेर को घूर रही थी जो फर्श पर एक छोटे पहाड़ की तरह जमा था। उसने हैरान होकर सांस ली। क्या तुमने सच में घोस्ट केव डंजन को हर आखिरी अजीब फूल और कीमती जड़ी बूटी से खाली कर दिया? शू जिंग ने बहुत ही आराम वाले अंदाज में जवाब दिया, अरे उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। ज्यादा लेसर एबिलिटी यूजर्स घोस्ट केव के बीच वाले हाईएस्ट डिफिकल्टी रीजन में घुस नहीं पाते। अगर मैं थोड़ी देर और रुका रहता तो और भी ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकता था। उसने कहा, सिस्टर जैंग, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। मुझे जिनचोंग यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए एस रैंक कल्टीवेशन रिसोर्सेज को ऑफिशियली लेने के लिए रिसोर्स रूम की तरफ दौड़ना है। शू जिंगमिंग खड़ा हुआ, उन 2 हैरान लड़कियों को जल्दी से बाय बोला और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। जल्दी ही शू जिंगमिंग यूनिवर्सिटी के उस विशाल, बहुत सिक्योर रिसोर्स रूम में दाखिल हुआ। फिर उसे पूरे आदर के साथ, जैसे वो कोई रॉयल्टी हो, 2nd फ्लोर तक एस्कॉर्ट किया गया और रूम 204 की तरफ भेजा गया। अंदर आते ही शू जिंग ने तुरंत रिसोर्स रूम के एआई गार्डियन को एक कमांड दी। उसने सिस्टम से पूछा, ईवा, मैं अपनी लेवल 7 ब्रेक थ्रू पिल के बदले में कौन से कीमती एस रैंक रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकता हूं? ईवा की चिकनी रोबोटिक बॉडी में एक हल्का सा ना दिखने वाला कंपन हुआ और फिर ऑप्शंस की एक लंबी लिस्ट बड़े स्क्रीन पर दिखने लगी। एस रैंक रिसोर्सेज की घनी लिस्ट देखकर, जिसमें सैकड़ों चीजें थी, एमसी को उस पोटेंशियल दौलत यानी वेल्थ की वजह से हल्का सा चक्कर आने लगा। इतने सारे बेहद कीमती एस रैंक रिसोर्सेज होने के साथ उसको हर एक चीज को एनालाइज और चेक करने में कितना वक्त लगेगा? तो उसने पैरामीटर्स को कम करने का फैसला किया। पूछा, ईवा, एस रैंक ट्रेनिंग रिसोर्सेज के इस अजीब पहाड़ में से कौन सा खास रिसोर्स मेरी लाइटनिंग रिलेटेड एबिलिटीज पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर है? तुरंत ही शू जिंग के चेहरे के सामने एक सिंगुलर वर्चुअल डिस्प्ले दिखा, थंडर सीक्रेट रिल्म एक्सेस कार्ड एस रैंक। इस स्पेशलाइज्ड कार्ड के साथ आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड थंडर सीक्रेट रेल में दाखिल होने की अनुमति मिलती है, जो हेडोंग सिटी, जंगनन प्रोविंस में गहरे कल्टीवेशन के लिए स्थित है। थंडर सीक्रेट रेल्म 87 साल पहले कुदरती तौर पर बना था और ताकतवर थंडर मार्शल आर्ट्स अकेडमी द्वारा कब्जा किए जाने के बाद इसे सख्त बंद मैनेजमेंट के अंडर रखकर सिर्फ अकेडमी के एलीट जीनियसेस को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाहरी एबिलिटी यूजर्स को इस ओपी ट्रेनिंग फैसिलिटी में घुसने की कोशिश करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड रेयर ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। ये एस रैंक थंडर रेल्म एक्सेस कार्ड खास तौर पर आपको थंडर सीक्रेट रेल्म के अंदर 1 महीने की इंटेंसिव कल्टीवेशन का वक्त देती है।
शोजिंग ने बस जवाब दिया, मैं समझ गया, और सोच विचार करते हुए सिर हिलाया। ईवा, क्या थंडर सीक्रेट रेल्म डंजन में अभी भी असली जिंदा मॉन्स्टर्स रहते हैं? ईवा ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, और उनमें से ज्यादातर के पास पावरफुल लाइटनिंग बेस्ड एबिलिटीज हैं जो उन्हें आइडियल टारगेट्स बनाती हैं। शोजिंग मिंग हल्के से सिर हिलाते हुए फुसफुसाया, परफेक्ट। उसको ये परफेक्ट प्लान समझ आ गया था। तो थंडर सीक्रेट रेल्म उसके लिए सबसे बेहतर, सबसे फायदेमंद जगह होगी जहां वो अपनी आने वाली विंटर ब्रेक बिता सकेगा, जो आराम से 1 महीने से ज्यादा लंबी थी। एक और कीमती सेकंड बर्बाद किए बिना शोजिंग ने तुरंत मौजूद स्टाफ को बुलाया और ऑफिशियली अपनी लेवल 7 ब्रेक थ्रू पिल के बदले में वो बहुत ही खास थंडर सीक्रेट रेल्म एक्सेस कार्ड एक्सचेंज कर लिया।